क्या नंबर की वाइब्रेशंस हमारे कर्मों को चेंज कर सकती है? आपके कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और ऊपर वाला आपसे खुश नहीं है तो भी आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। क्या नंबर्स में नेगेटिविटी एनर्जी का भी इम्पैक्ट पता चल जाता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल 3 और 7 अवेलेबल है तो आप एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम। भाग्यांक मूल्यांक अगेन ड्राइवर एंड कंडक्टर 7 और 7 आ रहा है तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी। जैसे न्यूमरोलॉजी की बात है या एस्ट्रोलॉजी की बात है, हमेशा हिंदुओं का नाम आता है कि ये लोग ज़्यादातर हिंदू मानते हैं। क्या अदर धर्म भी इन चीज़ों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। साइंस बिना अध्यात्म के कभी पूरी हो ही नहीं सकती। किसी भी रेमेडी को करने के लिए सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखना। 30 साल तक आपका कंडक्टर काम करता है एंड देन 30 साल के बाद आपका ड्राइवर काम करता है। क्या ये मिथ है या ये सच्चाई है? ये एक मिथ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का जो टॉपिक कवर होने वाला है वो है न्यूमरोलॉजी, जो कि आपका हमेशा फेवरेट होता है। क्या नंबर सच में इम्पैक्ट डालते हैं? क्या नंबर से हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं? क्या नंबर्स में कहीं भी ऊपर नीचे होता है, क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं? क्या सबसे बड़ी बात आती है नाम की। क्या नाम जो हमारी फैमिली वाले हमें जिस नाम से बुला रहे हैं, क्या उस नाम का भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है? उसका भी कोई नंबर होता है, वो कैसे चेंज किया जा सकता है? तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नंबर्स को लेके, बात करने वाले हैं नाम को लेके और बात करने वाले हैं अध्यात्म को लेके। क्या नंबर और अध्यात्म का आपस में मेल है? क्या अध्यात्म आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेके आ सकता है? और सबसे बड़ी बात, मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर है? तो आज के पॉडकास्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ 1 मिनट भी मिस मत करिएगा। हो सकता है 1 मिनट में आप बहुत कुछ मिस कर दें, बहुत ऐसी बात आप निकल जाए। जब आप आगे स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें हम जनरली करेंगे इस पॉडकास्ट में, तो वो आप मिस ना कर दो। तो हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। तो न्यूमरोलॉजिस्ट नितिन ढींगरा जी आज हमारे स्टूडियो में, तो हम स्वागत करते हैं। नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सबसे कैसे हैं आप भारती जी? मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आते हैं और एक इतने अच्छे टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद। तो नितिन सर, सबसे बड़ी बात, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले जो दिए या नाम लिया जाता है वो लिया जाता है, एक तो लिया जाता है कंडक्टर एंड ड्राइवर जी सबसे पहले, और जनरली लोग इनके बारे में जानते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये हमारी लाइफ में क्या सच में इम्पैक्ट डालते हैं अगर कंडक्टर सही है और ड्राइवर का आपस में तालमेल है तो? बिल्कुल सही है। देखिए, ड्राइवर जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जैसे 10 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, तो इनका जो एडिशन में सिंगल डिजिट नंबर आता है वो ड्राइवर है। और जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 17 जनवरी 1985, 17 जनवरी 1985, जब हम इसको पूरे को सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो हमारा कंडक्टर है। मतलब और ड्राइवर और कंडक्टर जो भी है, ये जब तक दोनों साथ ही रहेगा तभी आप किसी के बारे में चर्चा कर सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो। तो सर एक चीज और मैंने सुनी है कि जैसे अगर 30 साल तक आपका कंडक्टर काम करता है एंड देन 30 साल के बाद आपका ड्राइवर काम करता है, क्या ये मिथ है या ये सच्चाई है? ये एक मिथ है कि 30 साल तक आपका ड्राइवर काम करेगा और 30 साल तक कंडक्टर काम करेगा, तो बाकियों की जो बीच में आपने जो डिजिट्स की सवारी बिठा दी एक बस की, वो कैसे काम करेगी? बिल्कुल। तो ड्राइवर, चाहे आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो, चाहे 1 नंबर से रूल हो रहे हो, चाहे 2 नंबर से रूल हो रहे हो, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा। कंडक्टर नंबर, जिसको मूल्यांक और भाग्यांक बोलते हैं कई लोग, वो आपकी सपोर्ट करता है। जैसे किसी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, सो ही इज रूल्ड बाय सन, फॉलोड बाय सैटर्न। तो वो पूरी लाइफ वही रहेगा, वो चेंज तो हो नहीं सकती डेट ऑफ बर्थ किसी की। बिल्कुल नहीं। तो वो आधी जिंदगी 1 नंबर चलेगा और आधी जिंदगी दूसरा नंबर चलेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। मिथ है एक तरीके, ये एक तरीके का मिथ है। जैसे हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमेशा नंबर्स ही लिए जाते हैं, तो क्या नंबर की वाइब्रेशंस हमारे कर्मों को चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किस तरीके से? देखिए, आप किस तिथि को पैदा हुए हैं, किस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, उस डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम टोटल करें तो लगभग 8 नंबर्स आते हैं उसके अंदर, किसी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। 2 DD, MM, YY, YY,
डेट, मंथ और ईयर। यस यस यस। ठीक है, तो ये 8 नंबर आते हैं। ओके। ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करते ही हैं। तभी हम किसी को भी, अगर जैसे आप देखना चाहो कि जो 1 नंबर से रूल हो रहे हैं वो 1 नंबर वाला भी है, 10 नंबर वाला भी है, 19 नंबर वाला भी है और 28 नंबर वाला भी है, तो उसकी जो लाइफ की जर्नी है वो उसी से ही रिलेटेड रहेगी। ओके। 1 नंबर वाला एंड 10, 1, 10, 19, 28। तो मतलब इन सबको टोटल करने के बाद एक आ रहा है, तो सबका नेचर सब कुछ सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? लगभग सेम रहेगा। अभी जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि 30 साल तक ड्राइवर चलता है, 30 साल तक कंडक्टर चलता है, तो अब उसका ड्राइवर 1 है, हाँ। लेकिन जो उसका कंडक्टर है और जो बाकी के उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं वो भी तो रोल प्ले करेंगे ना। बिल्कुल। अब जैसे 1 नंबर वाला है और 1 नंबर में जैसे मैंने आपको बताया 1 नंबर भी आता है, 10 नंबर भी आता है, 19 भी आता है, 28 भी आता है। तो हम इसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं? जो 19 नंबर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, ए कैटेगरी में है। वहीं पर 28 नंबर जो है वो डी कैटेगरी का है। अच्छा, इसमें कैटेगरीज भी होती हैं? इसमें कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। क्योंकि 1 नंबर में सूर्य और सेनापति दोनों साथ है, 1 और 9, जिसको हम सन और मार्स भी कहते हैं, सूर्य और मंगल भी कहते हैं। 19 में। वहीं पर 28 नंबर में मून और सैटर्न साथ में है। तो वहां पर जब सैटर्न भी आ जाता है तो वो थोड़ा काम में डिले भी देखेगा, वो उसको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि 2 नंबर भी साथ में तो मूड स्विंग्स भी रहेंगे। अच्छा, 28 वाले, लेकिन सम एक ही है, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर और नेचर है उसमें फर्क भी रहेगा। ओके जी। तो मतलब कह सकते हैं कि नंबर्स आपस में जब प्लस हो रहे हैं या सम हो रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं बिहेवियर में चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर एक चीज और, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस या रील्स में देखा है कार्मिक नंबर्स। जी। तो आज तक मैं तो नहीं समझ पाई ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, तो आज मुझे मौका मिला है नितिन सर से पूछने का, तो मुझे कार्मिक नंबर्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, कार्मिक नंबर्स होते हैं। 13 नंबर होता है, 16 नंबर होता है, 19 नंबर भी कई हद तक कार्मिक नंबर में काउंट होता है। हालांकि बाकी अब 13 नंबर जो है वो 13 से भी बनता है और 16 नंबर जो है वो 7 भी आता है उसमें, लेकिन वो कार्मिक नंबर नहीं है। अच्छा। 13 नंबर इंडिविजुअली, 16 नंबर इंडिविजुअली और 19 नंबर इंडिविजुअली, ये कार्मिक नंबर होते हैं। सर ये कार्मिक नंबर क्या होता है? मतलब कार्मिक बार बार बोल रहे हैं, ये अपने पिछले जन्म के कई कर्म इन्होंने ऐसे करे होते हैं कि जो इन्होंने उस जन्म में पूरे नहीं करे, तो वो कर्म अपने पूरे करते हैं इसी जन्म में। अच्छा। वो 13 नंबर हो, 16 नंबर हो और 19 नंबर। जैसे 19 नंबर के लिए कहा जाता है, माना जाता है कि 19 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है और वो बहुत पावर्स मिलती हैं उस इंसान को जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 होती है। तो उसने कहीं ना कहीं उसका मिस यूज करा होगा, तभी उसे इस समय 19 नंबर की डेट ऑफ बर्थ भी मिलती है, ताकि वो उसको सेम पावर्स अभी दी जाएंगी और वो सेम पावर्स को फिर से यूज करके उनको क्लियर करेगा जो अपने उसने पिछले कर्म छोड़ रखे हैं। तो जैसे अभी आपने सर मुझे बताया 19 नंबर कार्मिक नंबर है, जिन लोगों की 19 नंबर की डेट ऑफ बर्थ है, 19 को जिनका बर्थ हुआ है, तो उनके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके से वो रूल होते हैं? देखो 19 नंबर जो है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि 19 नंबर है क्या, जिसके अंदर 19 नंबर में पहला जो फॉलो कर रहा है वो सन, जो रूल कर रहा है वो सन, और जो फॉलो कर रहा है वो मार्स, सेनापति भी जिसे हम बोलते हैं। सूर्य और सेनापति दोनों साथ में है। कोई भी किंगडम आप उठा लीजिए, कोई भी राज्य उठा लीजिए, कोई भी राजा को देख लीजिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वहां पर जब राजा अपने सेनापति के साथ होगा तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। राइट। कभी भी आप नोट कीजिए, कुछ भी मिसहैपनिंग अगर हमारे देश में भी होती है तो सबसे पहले 2 ही नाम उठ के आते हैं, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। तो ये दोनों नाम क्यों साथ में आते हैं? क्योंकि एक राजा है और एक सेनापति है, और जब ये दोनों इकट्ठे कहीं पर भी होते हैं तो वो उस जगह को सबसे पावरफुल जगह माना जाता है। तो आप 19 नंबर को वैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो रूल होता है सन से और फॉलो होता है वो मार्स से। तो राजा और सेनापति जहां पर साथ रहेंगे वो वैसे ही बहुत पावरफुल रहेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि वो 1 और 9 को जब हम ऐड करते हैं आपस में तो 1 नंबर आता है, तो वो वैसे ही अपने आप में बहुत ईगोइस्टिक है, क्योंकि 1 नंबर हो गया। 1 नंबर हो गया कि जल्दी से किसी की सुननी नहीं है, ये उनके अंदर रहता है।
1 और 9 क्योंकि साथ आ गए, सुननी नहीं है, तो चीजों को मैनिपुलेट करना इजी होता है उनके लिए, कि सामने वाले को कैसे घुमाना है, कैसे अपनी बातों में लाना है, ये उनके अंदर बहुत अच्छी कला होती है। क्या बात है, जो 19 नंबर वाले सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे सर ने एक्सप्लेन किया है। तो सर जैसे नंबर्स में बहुत सारे हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं जी। क्या ये वाला जो नंबर है या कार्मिक नंबर मान लीजिए, या फिर हम ले लेते हैं आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर, क्या नंबर्स में नेगेटिविटी एनर्जी का भी इम्पैक्ट पता चल जाता है? देखो, मेरा जहां तक मानना है कि 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स होते हैं, और मेरा मानना यह है कि कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता, कोई नंबर बुरा नहीं होता। हालांकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को ये कहते हुए सुना है कि ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर अवॉइड करना चाहिए, ये नंबर अच्छा नहीं है, या ये कंपाउंड अच्छा नहीं है, ये टोटल अच्छा नहीं है। बट मेरे हिसाब से सारे नंबर अपनी जगह पर एक संपूर्ण नंबर है और सारे नंबर अच्छे हैं। ओके। अगर ऊपर वाले ने ये सृष्टि बनाई है और ये नंबर्स बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो मेरे हिसाब से हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इंसान को चैलेंज कर सकता है, पर ऊपर वाले को चैलेंज नहीं कर सकता। उसने जो भी बनाया वो सब कुछ संपूर्ण बनाया है, सिर्फ हम उसको कैसे यूज करते हैं ये आपकी कला होनी चाहिए। ओके। तो सर ऐसे ही एक चीज और जाननी थी, जैसे अगर हम कुंडली देखते हैं या चार्ट रीड करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तंत्र की बहुत सारी क्रियाओं के बारे में पता चल जाता है। क्या डेट ऑफ बर्थ या नंबर से हमें ये इन चीजों के बारे में पता चलता है? मैं आज ओपन चैलेंज करता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू। यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, जहां कहोगे शमशान में कहोगे, शमशान में आपके साथ आके बैठ दूंगा। मेरे ऊपर कुछ करके दिखा दो। तंत्र कुछ नहीं होता? तंत्र कुछ नहीं होता, पर लोग तो कहते हैं तंत्र है। अगर देखो, मैं इसको थोड़ी दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, ये एक डर का व्यापार है। जितना आप सामने वाले को डराओगे उतना आपकी दुकान चलेगी। मैं आपको फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपको चैलेंज करता हूं, जहां बुलाओगे धरती पे आसमान में, जहां लेके चलोगे वहां लेके चलो और मेरे पे तंत्र करके दिखा दो आप। अच्छा, तंत्र नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर ऊपर वाला आपसे खुश है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आपके ग्रह जिस मर्जी स्थिति में बैठे हो। अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और ऊपर वाला आपसे खुश नहीं है तो भी आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। ये तो है। तो कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र तभी कामयाब होंगे जब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि इसने मेरा बिगाड़ रखा है, इसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। आपके कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, ये आपकी सही बात है एकदम। तो सर एक चीज और बताइए, क्या आप एनर्जीज को भी नहीं मानते हैं? नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा? किस वे में आप जानना चाहते हैं? कि आप भूतों के बारे में पूछ रहे हैं, आत्माओं के बारे में पूछ रहे हैं? सर हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्या नंबर से हमें किसी के ऑरा के बारे में पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। नहीं, आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो उनके। ओके। आप एज्यूम कर सकते हो कि ये ऐसे होंगे, और कई हद तक वो एजम्पशंस जो है वो 99% सही होती हैं। ओके। तो वो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये ऐसे होंगे, ये इनका ऐसा बिहेवियर होगा, ये चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में देखी होंगी या देखेंगे आगे आके। बट आप ये सोच सकें कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं किसी को बताता हूं, मैं आज फिर वही आपको उस चीज के लिए कह रहा हूं कि कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं होती, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, ये सिर्फ आपकी मानसिकता है। हाँ, मैं मैनिफेस्टेशन को जरूर मानता हूं। ओके। अगर आप ये बोलें कि रोज कि हाँ कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, तो आपका काम कभी नहीं चलेगा। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका काम कैसे चल रहा है, तो उसको आपका काम जैसा भी हो आप ये बोलना शुरू तो करो एक बार कि मेरा काम बहुत अच्छा है। आप चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप खुद ही बोल रहे हो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो ऊपर वाला भी यही सोचेगा ना कि इसका काम अच्छा नहीं चल रहा, तब भी ये संतुष्ट है। बिल्कुल। जब वो ये सुनेगा कि हाँ मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो वो भी मजबूर हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको वो देने में जिसको आप उसको पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कोई ऑरा, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ये मानसिकता होती है। बिल्कुल।
तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पे, आज चर्चा कर ही रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आपस में मिले हुए हैं। अगर न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ सिर्फ नंबर के साथ चलता है, डेट ऑफ बर्थ के साथ ही चलता है, उसमें कोई टाइम नहीं लिया जाता, पर एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती है, कुंडली देखने की जब बात आती है, तो वहाँ पे आपका टाइम भी चाहिए होता है। और कुंडली में आपकी दशाओं पे लेके प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके आने वाला समय कैसा हो सकता है। क्या न्यूमरोलॉजी में इस तरीके की प्रेडिक्शन की जा सकती है? जी, में इस तरीके की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि फ्यूचर किस तरीके का, हाँ, आने वाला समय आपका कैसा होगा, कैसा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करें तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि रूट बेस जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, फेस रीडिंग, ये सब उसकी एक अलग ब्रांचेज है। आफ्टर ऑल जो न्यूमरोलॉजी है वो एक एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। आप ये मान के चलिए, इससे काफी कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, काफी कुछ बताया जा सकता है, कल के बारे में, जो बीत गया उसके बारे में, जो आने वाला है उसके बारे में भी बिल्कुल बताया जा सकता है। ओके, तो मतलब इसमें भी दशाएं वगैरह कुछ होती हैं? इसमें दशाएं वगैरह ऐसे सच नहीं पता लग सकता। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे मेन इशू कहां पर आता है कि जब भी हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो हमारी कुंडली देखते हैं, जिसके अंदर समय, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं। उस केस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वो इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, किस दशा में है, अंतरदशा में है, कहाँ देख रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बट उसको समझाना एक लेमन लैंग्वेज में थोड़ा टफ है। अगर मैं आज किसी पंडित के पास जाता हूं अपनी जन्म कुंडली लेके कि मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या चल रहा है, तो कोई ये नहीं बता सकता मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे पहले ये पूछते हैं, हाँ बताइए क्या पूछने आए हैं आप। तो द डे आप जिस समय वो अपना सवाल रखेंगे तो वहीं से ही उस चीज को कंटिन्यू लेके इंटरलिंक करेंगे। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बेस्ट पार्ट क्या है कि नंबरों की जो आपके नंबर्स हैं आपके ग्रिड के अंदर, वो ये बता सकते हैं कि हाँ आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में होगा या किस फील्ड में होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल 3 और 7 अवेलेबल है तो आप एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम। आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, सीए की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 नहीं है या आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 नहीं है, डोंट पुश देम फॉर एनी इंजीनियरिंग और सीए और आर्किटेक्ट वर्क, जो उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। ओके, मतलब नंबर से हम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं कि इसे किस लाइन में जाना चाहिए। करेक्ट। ओके, तो उसमें कई चीजें होती हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 है, आप एक गवर्नमेंट IPS, IAS, IRS इनके एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो। अगर आपके बाकी स्टार्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि ये करेगा या नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं जब आप ये सवाल उस बच्चे से या उनके पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये पेपर अगर वो क्लियर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये चीज रहती रहती है। मैम, नंबर्स की अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टार्टिंग के पॉडकास्ट आपने जनवरी के भी शायद सुने होंगे, मैं भी नहीं, तो लोगों ने कहा कि नंबर्स के हिसाब से ये 9 नंबर पे 2025 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई रही हैं जो आपने जनरली लोग अभी इस टाइम चली रही हैं, झेल रही है, जो उन्होंने कहा था वो हो रहा है जी। तो जैसे नंबर्स इतना सब कुछ खेलते हैं, तो जैसे अब डाइवोर्स की बात आती है 9 नंबर को लेके कि इस साल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जो मैंने बहुत सारी रील्स में देखी है कि तो क्या इसमें नंबर मिसमैच होते हैं या फिर एक पर्टिकुलरली कि 9 नंबर आ गया है तो इसलिए ज़्यादा डाइवोर्स होंगे? इस पर थोड़ा सा जो मिथ है उसको क्लियर करिए सर। देखिए 9 नंबर, अब डाइवोर्स के केसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, ठीक है। अगर हम इंडिया के अंदर डाइवोर्स के केसेस देखें तो वो कई हद तक बहुत कम है। अगर यही हम बाहर फॉरेन में देखें तो डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा है, उनके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ये 9 नंबर चल रहा है, साल मंगल का साल चल रहा है तो मंगल, हनुमान जी अपने बच्चे को क्यों दुख देंगे? बिल्कुल सही बात है। जो साल रूल हो रहा है हनुमान जी से, सिर्फ देखो आप मानो या ना मानो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर ऊपर वाले ने बनाए हैं, इसमें कोई भी नंबर बुरा नहीं है। तो
आप एक डर के व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कह लो कि ये 9 नंबर का साल है, ये 9 नंबर का साल दुख देगा, इससे पहले 8 नंबर का साल था, उसने दुख दिए। आज 9 नंबर के साल में हम दुख देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये चीजें तो पहले भी थी? डाइवोर्स होना ना होना, अगेन आज तक किसी भी पॉडकास्ट के अंदर मैं ये नहीं सुन पाया कि 1 से लेकर 9 के अलावा भी नंबर्स होते हैं। हाँ, आज तक नहीं, एक ही हमेशा कहानी वही आती है, 1 से लेकर 9 तक खत्म। लेकिन 11 से 99 तक जो कंपाउंड होते हैं, अगर आप उनको स्टडी करेंगे, उनको ध्यान देंगे, तो आपको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये मैरिज आगे चलेगी या ये मैरिज आगे नहीं चलेगी। अच्छा, उन कंपाउंड्स को देख के। जी। तो उसमें हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ को मैच करते हैं, किस तरीके से करते हैं? कोई इंडिविजुअल की डेट ऑफ बर्थ से भी पता लग सकता है, ओके, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ से भी पता लग सकता है। तो उसमें नंबर मिसमैच होते हैं, क्या कंडीशंस होती है? नंबर मिसमैच भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो नंबर 7 आ रहा है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 7 तारीख है या 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो उनका भाग्यांक मूल्यांक अगेन ड्राइवर एंड कंडक्टर 7 और 7 आ रहा है, तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी। ओके, 7 and 7 ड्राइवर एंड कंडक्टर। ड्राइवर एंड कंडक्टर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज तक जितने भी पॉडकास्ट हुए उसमें सब में 1 और 9 नंबर की ही चर्चा करी है। आप 11 से 99 की चर्चा करो, आधे से ज्यादा लोग अपने घर में बैठ के खुद ही अपने परिवार का, अपने बच्चों का न्यूमरोलॉजी का ग्राफ बना सकते हैं। ओके। और वो खुद ये चेक कर सकते हैं कि या हम अपने बच्चों की जहां शादी कर रहे हैं, क्या वो फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सर कुछ नंबर बहुत सारे लोगों को कहना होता है 11, 22, 33, 44, 55 कि ये अच्छे नंबर्स होते हैं, तो इनके बारे में मुझे तो नहीं पता कि किस तरीके के होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आप डिफाइन करेंगे क्या? देखिए, 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर, 11, 22 एंड 33, इनको मास्टर नंबर कहा जाता है। मास्टर नंबर? हाँ जी, इन्हें मास्टर नंबर कहा जाता है। कई बार हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट ऑफ बर्थ उठाता हूँ, 11 दिसंबर 1985, 11th ऑफ दिसंबर 1985, 11th ऑफ दिसंबर 1985। अब पहला 11 है, उससे 2 बनता है, ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करोगे 1 बनता है। जब हम इसको, 2 तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 1985 लिखेंगे। जैसे हम स्कूल में कैलकुलेशन सिखाते हैं बच्चों को, सम करना, एडिशन करना, सबसे पहले 11 लिखा 1s और 10s में, उसके बाद फिर 1s और 10s में 1 और 2 लिखा, फिर उसके बाद 1s, 10s, 100, 1000, 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट में 1985 लिखा। सबका टोटल करेंगे, जो टोटल आएगा उसका टोटल करेंगे, वो भी 11 आएगा इस डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, तो वो मास्टर नंबर है। ओके, टोटल जो आए मिलके वो मास्टर नंबर कहा जाएगा। और सिंगल नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में 11 है तो सिंगल नंबर डेट ऑफ बर्थ में तो उसका ड्राइवर 2 बनता है। ओके, तो इस तरीके से तो इस नंबर से मास्टर नंबर कैलकुलेट होते हैं। मास्टर नंबर जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है तो उसका एक एडिशन आपको जरूर मिलता है। क्या सर? वो एडिशन किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर जैसे आपका 33 बनता है, ठीक है, 33 बहुत अच्छा कंपाउंड अपने आप में माना जाता है, सो यू विल गेट दी वैल्यू एडिशन ऑफ नंबर 6। अगर आपका 22 बनता है, यू विल गेट अ वैल्यू एडिशन ऑफ नंबर 4। अगर आपका 11 बनता है, यू विल गेट एडिशन वैल्यू ऑफ नंबर 2। ओके, तो ऐसे ये मास्टर नंबर कैलकुलेट होते हैं। सिर्फ 3 ही होते हैं, 11, 22, 33, 11, 22, 33 और 44। इसके अलावा कोई मास्टर नंबर नहीं होता। ओके, ये 3 नंबर मतलब इनको ही मास्टर नंबर, इन्हीं को मास्टर नंबर कहा जाता है। जैसे अब नंबर्स की बात चल रही है तो बहुत सारी चीजें आजकल शायद आप और मैं देख ही रहे इंटरनेट पे कि ये एंजल नंबर्स, ये तो है तो नंबर ही ना। हाँ, तो ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं सर? देखो, एंजल नंबर का कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। इसको हम नॉर्मली न्यूमरोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में पिकुआ नंबर बोलते हैं। पिकुआ नंबर, कहीं पर इसको कुआ नंबर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। या कई न्यूमरोलॉजिस्ट अलग से जब आपका लोशो ग्रिड बनाएंगे या बर्थ चार्ट बनाएंगे तो के नंबर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बहुत आसान है कैलकुलेट करना, मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद वो भी बता दूंगा। तो के नंबर कैलकुलेट करते हैं और कई लोग उसको एंजल नंबर बोलते हैं। उसकी वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ इज ओनली 25%। 25%।
तो वो आप चाहे कहीं लिखो या मत लिखो, या ना लिखो, चाहे काले से लिखो, हरे से लिखो, लाल से लिखो या मत लिखो, उसका वैल्यू एडिशन 25% ही रहेगा। ओके। वो आप लिखोगे तब भी रहेगा, नहीं लिखोगे तब भी रहेगा। तो मतलब इसे निकाला किस तरीके से? इसको निकाला किस तरीके से जाता है? फॉर मेल्स जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसके लास्ट का ईयर उठाना है हमने। ठीक है। YYYY। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेल का डेट ऑफ बर्थ है 2002, तो टोटल 2002 को 2002 को जब हम टोटल करेंगे नंबर 4 आएगा। नंबर 4 आ गया। ठीक है। फॉर मेल्स इट इज 11 - 4। 11 - 4। यस। तो ये हो गया आपका 11 - 4 इज 7। तो उनका एंजल नंबर कह लो आप, पिकुआ नंबर कह लो, के नंबर कह लो, कुआं नंबर कह लो, दैट इज नंबर 7। ओके। और वो सिर्फ 25% रोल ही अदा करता है आपकी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ। और फीमेल्स का किस तरह? और फीमेल्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई फीमेल का बर्थ हुआ 2002 में, सो 2002 को हम ऐड कर लेंगे 2002 को, विच कम्स टू 4 + 4। 4 + 4। हाँ, जैसे 11 - 4 किया था हमने, वैसे ही 4 + 4 8। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2003 में किसी का जन्म हुआ फीमेल का, तो 2003 को हम ऐड करा तो आया नंबर 5। 5 + 4। 4 + 5। 4 + 5। हाँ, तो नंबर आया 9। तो 9 इज योर एंजल नंबर, 9 इज योर पिकुआ नंबर, 9 इज योर कुआं नंबर, 9 इज योर के नंबर। ओके। तो मतलब हर जगह मेल एंड फीमेल पे मेल के लिए 11 यूज किया जाएगा माइनस करने के लिए, और फीमेल के लिए 4 यूज किया जाएगा प्लस करने के लिए। करेक्ट। ओके। तो सर ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कहना होता है, जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री आजकल अपना नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नाम चेंज करने से भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, और हमेशा न्यूमरोलॉजी के बाद नाम न्यूमरोलॉजी भी आने लगी है। तो क्या सच में इम्पैक्ट होता है या मिथ है? नहीं, इम्पैक्ट होता है। नाम का इम्पैक्ट? नाम का भी इम्पैक्ट होता है। देखिए, आपका भी जन्म हुआ, आपकी भी एक जन्म तिथि है, मेरा भी जन्म हुआ, मेरी भी एक जन्म तिथि है। तो हम, और जैसे आप भारती जी, आप किसी को अगर बुलाते हैं, अपने किसी स्टाफ को बुलाते हैं, अपने घर में बच्चों को बुलाते हैं, या अपने किसी पड़ोसी को बुलाते हैं, तो हम किसी की डेट ऑफ बर्थ तो याद रखते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ याद रहता है नाम। तो या तो हो कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसको बुलाएं, ओके 1 जनवरी 2012 इधर आ जाओ, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ सामने वाले को नाम से बुलाते हैं। तो नाम जो है वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है एक तरीके से, वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो नाम जो है उसकी बहुत महत्वता होती है, उसको कई बार हमें जरूरत होती है। मोस्टली हमने देखा है कि नाम चेंज करना पड़ता है लोगों का। अच्छा। देखो, मैं एक चीज जानता हूं, भगवान ने सबके कर्म डिफाइन करके रखे हुए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो जब बुरे कर्म भी उसने हमारे डिफाइन कर रखे हैं कि हमें उस माया में फंसा रखा है, तो और हमें वो कर्म करने ही है, तो वो कर्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो वो खुद डालेगा ना, तभी वो कर्म करेगा। हम करेंगे वो गलत कदम, तो वो कहीं ना कहीं तो हमें मिलाएगा ही ना। अपने से एंटी नंबर से मिलाएगा, अपने से अपोजिट नंबर से मिलाएगा, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके एंटी आपका नाम होगा। तो जब तक वो होगा नहीं, तो तब तक आप वो ऊपर वाले की कथा पूरी कैसे करोगे? राइट। तो इम्पैक्ट आता है, तो वो चेंज होता करना चाहिए। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज होता है, तो उसको आगे फ्यूचर में भी काफी फर्क पड़ता है उससे। अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ अनलकी है और नाम का जो नंबर आ रहा है वो भी अनलकी है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं की जा सकती? क्या सिर्फ नाम चेंज करने से उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आ जाएगा? देखिए, अनलकी तो कुछ होता नहीं। अब मैं खुद ही आपको बताया, तो मेरा ड्राइवर है 8, कंडक्टर है 5। 4 साल हो गए मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए। इस 4 साल के पहले मैंने जब रियलाइज किया कि हाँ, कि मेरा नाम बीइंग ड्राइवर ऑन 8 रूल्ड बाय सैटर्न, मेरा नाम 1 पे आ रहा था, विच इज रूल्ड बाय सन। राइट। तो वो ठीक नहीं था एक तरह से। अच्छा। तो मैंने खुद अपने नाम में करेक्शन करी, उसको मैं 5 पे लेके आया। कुछ भी ना डेट ऑफ बर्थ गलत होती है ना नाम गलत होता है। देखो, ये हम जब चेंज करते हैं कुछ भी, तो इससे इम्पैक्ट आता है। ओके। आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपको योरसेल्फ यू विल फील कि हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस धीरे धीरे अब मेरे अंदर आ रहे हैं। आप काम के प्रति बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे।
तो अगर मान लीजिए जैसे हम बात न्यूमरोलॉजी की कर ही रहे हैं, तो सेम नंबर के बहुत सारे लोग होते हैं जी मान लीजिए हॉस्पिटल में एक ही टाइम 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जी। क्या सबकी लाइफ सेम है? क्या लाइफ नहीं। में सब लोग सक्सेस सेम पाएंगे? नहीं, क्यों सर? सबकी किस्मत अलग अलग है, सबके नंबर्स एक होने के बावजूद भी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। 19 नंबर ए कैटेगरी का है, 28 नंबर डी कैटेगरी का है। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 तारीख को बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, जैसे अभी अंबानी के घर उनका पोता पैदा हुआ, ठीक है। अब जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस समय वो पैदा हुआ, उस दिन और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, बहुत सारे। तो पैदा होते ही वो बहुत 1000 करोड़ का मालिक बन गया, लेकिन क्या बाकी बन पाए? नहीं। तो ये आपके पिछले जन्म के कर्म भी हैं, ओके, जो आपको फोर्स करेंगे कहीं ना कहीं पहले उन्हें पूरा करने पे। आपने सवाल पूछा कार्मिक नंबर्स का, वो भी इसीलिए ही होते हैं। ओके, तो उसको पैदा होते ही 1000 करोड़ मिल गए, लेकिन बाकियों को नहीं मिले। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो जो अपने इनिशियल के 4 इयर्स होते हैं, वो अपने माँ के पिछले कर्म पूरे करता है। अच्छा। 5 साल से 9 साल तक अपने पिता के पिछले कर्म पूरे करता है। ओके। 10 साल से लेकर 13 साल तक वो अपने कर्म पूरे करता है पिछले जन्म के, और 14वें साल में वो अपने इस जन्म के कर्म निभाता है, शुरू करता है। इस तरीके से लाइफ में एक डेट ऑफ बर्थ होने पर जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ सेम हो, सेम सक्सेस पाए। कहीं ना कहीं हम अपने जो आपकी आज की जनरेशन है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, हमारी जो जनरेशन है अभी, या हमारे बच्चे जो है आगे, वो कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमारे साथ इंटरकनेक्टेड थे, तभी वो हमारे पास है। बिल्कुल। अगर वो हमारे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो हमारे पास नहीं होते, कोई और होता। तो आप ये मान के चलिए कि हर चीज प्री डिफाइंड है इस विधाता के थ्रू, और वही हमें निभानी है। तो न्यूमरोलॉजी एक धार्मिक प्रवृत्ति में अगर जाया जाए तो उधर जाएगा, या सिर्फ साइंस के साथ ही इसे हम लेके जा सकते हैं? साइंस बिना अध्यात्म के कभी पूरी हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी हो। मतलब न्यूमरोलॉजी को अध्यात्म के साथ जोड़ा जा सकता है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एस्ट्रोलॉजी सबका बेस वही है। एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से? है तो ये भी हमारे वेदों से ही निकला हुआ। राइट। हमारे वेदों से जो चीज निकली है उसको आपने अलग नाम दे दिया, उसको आपने न्यूमरोलॉजी बना दिया, उसको आपने टैरो बना दिया, पामिस्ट्री बना दिया, उसको फेस रीडिंग बना दिया। रूट तो एक ही है सबकी, और सबकी एक रूट अध्यात्म ही है। तो आप न्यूमरोलॉजी को ना अध्यात्म से अलग कर सकते हो, ना एस्ट्रोलॉजी से अलग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, अगर आप किसी भी पंडित को अपनी कुंडली दिखाओ, वो बोले कि आपकी ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम ठीक नहीं चल रहा, तो अगर ऊपर वाला, अगर जगदीश आपसे खुश नहीं है और ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपका काम तब भी नहीं बनेगा। तो ये अध्यात्म से तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आप सुबह उठे, मंदिर जाएं, वहां पर भगवान का धन्यवाद करें, जो कुछ दिया वो बहुत अच्छा है। लोग बाग जाते हैं मंदिर के अंदर, भगवान को बोलते हैं मेरा ये काम कर दो, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा। अरे नारियल बनाया उसने, तुम चढ़ा के करोगे क्या? तो रेमेडीज आप नहीं मानते हैं? मैं रेमेडीज ऐसे नहीं मानता। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत लिमिटेड रेमेडीज होती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर बेसिक रेमेडीज होती है। एस्ट्रोलॉजी की भी बेसिक रेमेडीज होती है। मैं किसी स्टोन को नहीं मानता, मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं देता। रेमेडी देना सिर्फ जो रेमेडी दे रहा है उसको पैसे कमाने का मोटिव है, तभी। अदरवाइज कोई रेमेडी नहीं होती। बेसिक रेमेडीज आप करो, फॉलो करो। अपने नाम में अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है उसको करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जो करेक्शन रिक्वायर्ड है उसे करो। वास्तु में मेरा बिलीव है कि हाँ, वो अगर आपका ऑफिस वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है तो नहीं, तो वास्तु की थोड़ी रेमेडी करो, आपका काम चलेगा। और दूसरा, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। मैं इसके अलावा किसी रेमेडी को नहीं मानता। उसका भी एक कारण है। अगर आप कोई भी अपना ग्रंथ, पुराण, कुछ भी उठा ले, मुझे किसी स्टोन के बारे में लिखा हुआ दिखा दे वहां पे। कोई जेम स्टोन, कोई रूबी, कोई कोरल, रेड कोरल, कोई पुखराज, नीलम, किसी के बारे में लिखा हुआ दिखा दे। एक स्टोन, एक जेम स्टोन के बारे में नहीं लिखा हुआ वहां पे, सिवाय रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष के बारे में तो काफी लिखा हुआ है। तो जब
उस जिसने सृष्टि बनाई है, अगर वो चाहता तो वो उसके अंदर उसमें लिख के हमें बताता ना। आफ्टर ऑल हम लोग हर चीज को जब सनातन को फॉलो करते हैं तो वो रामचरितमानस और गीता से ही करते हैं ना, शिव पुराण से ही करते हैं, इन्हीं चीजों से करते हैं। तो इनमें अगर कहीं पर भी किसी जेमस्टोन के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है तो क्यों करना है? आप जितने मर्जी ब्रेसलेट ले लो, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक रुद्राक्ष और एक तुलसी, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों के अंदर है। इसके अलावा किसी का वर्णन नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखा दो। तो नितिन सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो रेमेडीज देते हैं और रेमेडीज का इम्पैक्ट कहते हैं बहुत अच्छा आता है, बट आप कहते हैं कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी ना 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? किसी भी रेमेडी को करने के लिए सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखना। कौन? पहली रेमेडी जो होती है वो आप अपनी बॉडी पे करते हो। जैसे आपने कोई स्टोन डाल लिया, ठीक है, जैसे आपने अपना नाम चेंज करा, ठीक है, आपने ब्रेसलेट डाल लिया, आपने किसी ने बोला कि आप ये स्टोन अपने गले में डाल लो, आपने वो डाल लिया, ठीक है। पहली रेमेडी इंसान ने अपनी बॉडी पे करी कि इस कलर के कपड़े मत पहनो, ये अपनी बॉडी पे करी। उसके बाद रेमेडी होती है आपके माइंड में। जब आप वो रेमेडी जो आप कर रहे हो, क्या वो रेमेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट करी है? तो अगर जब आप वो रेमेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा तभी वो रेमेडी काम करेगी। तभी आप कह रहे थे मैनिफेस्टेशन। और जब आप जो बॉडी पे रेमेडी कर रहे हो, फिर उस बॉडी ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ने एक्सेप्ट करा उस रेमेडी को, अगर उसके बाद आपकी सोल एक्सेप्ट करेगी तभी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने डाल रखा है, ये पुखराज डाल रखा है, लेकिन नीलम डाल रखा है, लेकिन हमें फर्क तो कोई पड़ा नहीं। हाँ, ये जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं। क्यों? आपकी बॉडी ने ही एक्सेप्ट नहीं करा, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट नहीं करा, आपके सोल ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो चेंज कैसे लाएगा? कोई भी चीज, कोई भी रेमेडी, कोई भी बदलाव अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी बुद्धि, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो रेमेडी नहीं हो सकती। वैसे तो आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, जब आप उन्हें इस तरीके से बताते हैं तो वो तो सबसे पहले रेमेडीज आपसे मांगते होंगे कि पहले हमारी बहुत सिंपल सी रेमेडीज होती है। मैं तो हर इंसान को बोलता हूँ, सुबह उठो, भगवान जिसने जन्म दिया है ऊपर वाले ने, उसका धन्यवाद करो, मंदिर जाओ। अब एक कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। एक भाई साहब हमारे पास आए कंसल्टेंसी के लिए, उन्होंने बोला तो मैं भगवान का धन्यवाद तो अपने घर बैठ के भी कर लेता हूँ, मुझे मंदिर ही क्यों जाना है? तो एक बात बताइए, अब हवा तो हर जगह है ना, तो जब आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो हवा भरवाने पेट्रोल पंप क्यों जाते हो? हर जगह है, भर लो वहां पे खुद। क्या बात है सर, पेट्रोल पंप मतलब वहां नहीं सोच सकता। तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक स्थान बनाया ही इसीलिए है, मंदिर इसीलिए बनाया गया ताकि आप वहां जाएं। अब जैसे आपने मेरे से एक चीज पूछी थी कि क्या ऑरा होता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो जो आपको वहां पर जब आप जाते हो, आप सब लोगों को मोस्टली ऊपर वाले में मगन ही देखते हो। हम किसी भी भीड़ में इकट्ठे हो जाएं, जहां भीड़ में लोग चिल्ला रहे हैं वहां आप खुद चिल्लाने लग जाओगे, जहां सारे लोग हंस रहे हैं वहां आप खुद हंसने लग जाओगे, जहां वो सारे लोग ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहे हैं आप खुद धन्यवाद करने लग जाओगे। बिल्कुल, वहां कोई विचार नहीं आता, वहां कोई विचार नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी और सबसे महंगी रेमेडी ही यही है कि आप सुबह उठे, नहा धो के मंदिर जाए और ऊपर वाले का धन्यवाद करें। इसके अलावा छोटी मोटी रेमेडीज और भी हैं जो इंसान को करनी चाहिए, वो जरूरी है। नितिन सर, जैसे न्यूमरोलॉजी की बात है या एस्ट्रोलॉजी की बात है, हमेशा हिंदुओं का नाम आता है कि लोग ज्यादातर हिंदू मानते हैं। क्या अदर धर्म भी इन चीजों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, वो लोग आते हैं आपके पास? मोहम्मडन्स भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। देखो न्यूमरोलॉजी, अगेन वो लोग इतना टाइम का ध्यान नहीं रखते, उनके वहां जन्म पत्री नहीं बनती, हो सकता है उनके वहां कुछ और बनता हो। सो उसके अलावा न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ एक बेसिक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। तो वो कोई भी धर्म में किसी में भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम इवैल्यूएशन ही बताएगी। इसमें कोई फर्क नहीं है और सबका लगभग इवैल्यूएशन वैसे ही निकलेगी। और हर धर्म के इंसान
इन्हें फॉलो भी करते हैं। अब आप शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो, पहले उनका नाम शाहरुख खान इकट्ठा था, अब शाहरुख खान 3 अलग अलग वर्ड्स है। उधर ने बोला है कि उन्होंने अपने नाम न्यूमरोलॉजी से उन्हें चेंज किया। तो वो बिल्कुल मानते हैं, आधे से ज्यादा बॉलीवुड मानता है इस चीज को। नाम न्यूमरोलॉजी को लोग ज्यादा मानते हैं। नाम न्यूमरोलॉजी को ज्यादा मानते। न्यूमरोलॉजी बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है, इससे बहुत इम्पैक्ट आता है और हर इंसान को मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप लोगों के थ्रू, कि जितने जो भी उनके घर में जो भी लेडीज हैं जिन्होंने कंसीव किया हुआ है अभी, जिनके घर में खुशी आने वाली है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से नाम पूछ के रखवाएं, वो ज्यादा बेटर है। इसमें आपको फ्यूचर में जाके आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज, डे 1 से ही आपका वही नाम कैरी करेगा और उसके इफेक्ट्स आपको हमेशा दिखेंगे और पॉजिटिव ही दिखेंगे। मैं तो इवन ये बोलता हूँ कि स्कूल वालों को भी एक छोटा सा सब्जेक्ट, एक एज ए प्रैक्टिस क्लास ये जरूर करवानी चाहिए, जिसमें बच्चों को ये पता लग सके, पेरेंट्स को पता लग सके, टीचर्स को पता लग सके कि किस बच्चे का स्कोप किस लाइन में ज्यादा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस की एक क्लास हर एक स्कूल में लगनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, क्या कि ये धर्म से कोई रिलेशन तो नहीं है इसका। इसका धर्म से कोई रिलेशन चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब भगवान के ही बच्चे हैं और भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया। ये तो हमने यहाँ पर आके सबने अपना अपना धर्म बदला है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी सबके लिए इक्विवेलेंट काम करती है। ये स्कूल से अगर शुरू करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये पढ़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके काफी चर्चाएं भी बहुत होती हैं, तो हर एक व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक चीज़ और सर, जैसे अभी मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हम सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज का जो पॉडकास्ट है, हम सर से हर एक चीज़ के बारे में जान रहे हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में। कभी हम नेम न्यूमरोलॉजी को ऐड कर लेते हैं, कभी हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो सर ऐसे ही नंबर्स आते हैं 8 और 4। लोगों का कहना होता है ये आपके फ़ोन नंबर्स में होता है तो नहीं अच्छा होता है, अगर आपकी गाड़ी में ये नंबर आता है तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता जी। तो ये एक तरीका का मिथ है या फिर इसके ऊपर भी एक साइंस है? देखो, हर इंसान का, हर न्यूमरोलॉजिस्ट का एक न्यूमरोलॉजी को लेके अलग विचार है, अलग सोच है। मैंने आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू पहले भी बताया था कि 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर बुरा नहीं है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में टोटल 8 नंबर आते हैं, तो कोई नंबर उसमें से बुरा नहीं है। इट्स जस्ट कि हम उस नंबर को यूटिलाइज किस वे में करते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपकी ग्रिड में 4 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो आपको उसकी रेमेडी दे देगा फुलफिल करने की। कि 4 नंबर अगर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आप ये रेमेडी करो, 8 नंबर मिसिंग है तो ये रेमेडी करो। अगर ये नंबर बुरे होते तो नंबर की रेमेडी करने को क्यों देते? अगर 6 नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है, 3 नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, कोई भी नंबर मिसिंग है, तो वो रेमेडी करने को देगा ही क्यों आपको? तो अगर रेमेडी करने को दे रहा तो मतलब नंबर बुरे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर बहुत अच्छे हैं। इट्स जस्ट कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 8 नंबर का एग्जाम्पल लिया और 4 नंबर का लिया, तो जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 है, वो अपना केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम कर ले, अच्छा, पेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर ले, वो काम चलेगा। ओके। किसी का 8 नंबर से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड कोई भी काम कर ले, चल जाएगा, वो काम चलेगा। नियत अच्छी है तो सब अच्छा है। बिल्कुल। तो 8 नंबर भी बुरा नहीं है, 4 नंबर भी बुरा नहीं है, नंबर सारे अच्छे हैं। आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे हर नंबर्स का अपने किसी नंबर के साथ, जैसे ड्राइवर एंड कंडक्टर के साथ ही हर नंबर कनेक्ट होता ही होता है जी। गाड़ी का नंबर है जी, जनरली किसी का 4842 इस तरीके से आ जाता है। तो कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए वो लकी नहीं होगा, और कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा? सारे नंबर लकी है। कोई नंबर आप ले लो, सारे नंबर। देखो, ये ना बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत एक मिथ फैलाया हुआ है। आप गाड़ी का नंबर जब भी कैलकुलेट करते हो, लास्ट की 4 डिजिट ही करते हो। हाँ। क्यों? उससे आगे भी तो है, उसमें आगे तो फॉर एग्जाम्पल DL3CCC
2873, ये भी तो एक नंबर है, डी की भी तो एक वैल्यू है, एल की भी तो एक वैल्यू है, वो क्यों नहीं कैलकुलेट करते? अब यही अगर हम उन न्यूमरोलॉजिस्ट से सवाल पूछ लें कि मोबाइल नंबर की पूरी डिजिट क्यों देखते हो 10 की 10, आगे की उसमें भी तो कॉमन है। अब एयरटेल ने सीरीज निकाली 99109810, सबके पास कॉमन है। वोडाफोन ने सीरीज निकाली 99999911, वो भी तो कॉमन है, कैलकुलेट करते हैं। गाड़ी की कैलकुलेट नहीं करते, क्यों? अब गाड़ी का कोई भी XYZ नंबर उठा लेते हैं हम, ठीक है, DL4CAY 9515, अब हमने ये नंबर उठा लिया। अब 9515 का हम टोटल कर रहे हैं तो उसका टोटल 7 आ रहा है, ठीक है, 9515 नहीं, 2 आ रहा है नंबर। अब गाड़ी का पूरा नंबर है DL4CAY 9515। अब कई न्यूमरोलॉजिस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे 9515 से कि 2 नंबर आ रहा है, कई करेंगे पूरा कैलकुलेट। जो आगे का है DL4CAY फॉर एग्जाम्पल, वो नंबर कितनी गाड़ियों में होगा? बहुत सारी गाड़ियों में होगा। अब जितनी दिल्ली की जनता है, एक नंबर जो अलॉट होता है वो 10,000 गाड़ियों के लिए होता है। अब DL4CAY 0001 से लेकर 9999 तक होगा, उसके बाद सीरीज चेंज हो जाएगी, तो 10,000 लोगों के लिए ही हुआ। बिल्कुल। अब मोबाइल नंबर 9810 9910 9711 9999 9811, ये तो लाखों में है, फिर क्यों कैलकुलेट करते हो आप? अगर आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है या कार न्यूमरोलॉजी करनी है, गाड़ी का नंबर देखना है, तो पूरा देखो। तो दो अलग अलग, एक ही न्यूमरोलॉजिस्ट 2 अलग अलग बातें बता रहा है। गाड़ी का नंबर आधा कैलकुलेट करेंगे, फोन नंबर पूरा कैलकुलेट करेंगे, क्यों? घर का एड्रेस सिर्फ नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके आगे AB लिखा हुआ है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, हम अल्फाबेट्स को भी काउंट करना चाहिए, वो भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में, फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 12 जनवरी 1980 है, तो वो 12 जनवरी 80 कैलकुलेट करेगा। 19 तो सब में कॉमन है, जो दशक में पैदा हुआ, तो वो कैलकुलेट नहीं करोगे आप? करेंगे सर। तो आप वो पूरे 100 साल 19 तो चलेगा ना, 1901 से लेकर 1999 तक वो पूरा चला, तो वो 19 कॉमन है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेट पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है। जब आप डेट ऑफ बर्थ पूरी कैलकुलेट कर रहे हो, वो तो जनता आपकी गाड़ियों से और फोन नंबर से भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो अगर आप फोन नंबर को 10 डिजिट का कैलकुलेट कर रहे हो, तो गाड़ी के भी पूरे नंबर को कैलकुलेट करो। अच्छा, तो कह सकते हैं इनका इम्पैक्ट आता ही आता है। हाँ, इनका इम्पैक्ट आता है। जैसे हम नेमोलॉजी करते हैं, नाम में D की वैल्यू 4 होती है, ऐसे ही हर वैल्यू, हर डिजिट, हर नंबर, हर अल्फाबेट की एक वैल्यू है, उससे हम पूरी गाड़ी का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या है, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट रैंडमली नंबर दे रही है, मेरे हिसाब से किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आप उस, जो भी आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी नंबर है, आप उसका इम्पैक्ट अच्छा कर सकते हो। आपने बीच में एक सवाल पूछा था मास्टर नंबर्स का, जिसमें 11, 22 और 33 हमने बताया था। तो उस केस के अंदर अगर आपको लगता है तो आप अपनी गाड़ी के पीछे मास्टर नंबर लिखवा लो, शीशे पे 11 लिखवा लो, 22 लिखवा लो, 33 लिखवा लो। तो जब भी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी, वो आपके नंबर से नहीं काउंट होगी, वो पीछे से काउंट होगी। जिस गाड़ी के पीछे बड़ा बड़ा 33 लिखा है ना, वो मेरी है। तो अपने आप मास्टर नंबर को यूटिलाइज करने, देखो हमारी जो रेमेडीज हैं वो इस मास्टर नंबर को कैसे, इस न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज को कैसे यूज करना है, वो एक सही डायरेक्शन बताना जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने ना बीच में एक चीज और बोली थी कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ से आपके वास्तु के बारे में भी पता चल जाता है। जी। तो क्या न्यूमरोलॉजी में सच में वास्तु के बारे में, घर के बारे में पता चल जाता है? कई हद तक, हाँ। कई हद तक मतलब कितने % जाएंगे आप? मैं कहूँगा 60 से 70%। ओके। जो बहुत बड़ा नंबर है। पता लग सकता है कि आपके घर में कौन सी एरिया में काम जरूरी है, जहां पर इश्यूज लग रहे हैं। सेम अगेन वास्तु के अंदर 16 दिशाएं होती हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी से उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 8 दिशा होती हैं। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो हम उसके अंदर से आपके लोशो ग्रिड से ही पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ का वर्क एरिया है, जो एरिया आपको इम्पैक्ट कर रहा है। okay. तो जहां पर इम्प्रूवमेंट ज्यादा है वो आपके ग्रिड से भी पता लग सकता है। बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं वास्तु को हमें
अलग सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम इसमें आपसे बहुत सारे सवाल करके इसे जी। सब्जेक्ट को हम छोटा कर दें, तो इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु। बिल्कुल। तो इसलिए मैं सर से इसमें रिलेटेड कोई सवाल नहीं करूंगी, और ना ही मैंने नाम न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा छेड़ा, क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसे मैं क्वेश्चंस के लिए उसे ख़त्म करना नहीं चाहती। अगर आप टाइम देंगे, अगर आपके पास टाइम होगा, तो हम इन सारे सब्जेक्ट पे एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नितिन सर, जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स ना जाके सबसे पहले पंडित जी से अपने बच्चे की कुंडली बनवाते हैं, जी। या पत्रिका जिसे कहते हैं। जी। तो क्या न्यूमरोलॉजिस्ट भी कोई इस तरीके की कुंडली या फिर कोई एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपके क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, तो इस तरीके का भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। देखिए, इसको एक लाइफ पाथ रिपोर्ट बोलते हैं हम। ये अगले 5 साल तक की रिपोर्ट बन सकती है, पता लग सकता है, वो हम बनाते हैं। वो भी अवेलेबल होती है, वो हमारे से आप कांटेक्ट कर रहे हैं कभी भी, वो आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी रिपोर्ट, जिसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और नाम चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, तो इसमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और मतलब जिसकी भी जो पूछना चाह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम होना चाहिए? जी। फुल नेम, सरनेम के हाँ, साथ? फुल नेम, सरनेम तो के साथ। ठीक है, जो भी अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहता है, न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे नितिन सर से बनवाना चाहते हैं, तो सिंपल सा सर का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो वेट मत करिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, सरनेम जरूर मेंशन जरूर करिएगा, आधा अधूरा नाम मत भेजिएगा। और सर चार्जेस क्या होंगे इसके? 249 पॉकेट फ्रेंडली है सबके लिए। न्यूमरोलॉजी कोई महंगी रेमेडी नहीं है, कोई महंगी आइटम नहीं है, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। तो जब इंसान अपनी बेटरमेंट के लिए, देखो लोग अपने अच्छे के लिए लाखों करोड़ों खर्च देते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो इंसान किसी पंडित के पास जा रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, वो अगर परेशान है, बीमार है, तभी जा रहा है। तो उसकी परेशानी का, उसकी बीमारी का अगर नाजायज फायदा उठाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम फैक्ट। तो 249 बेयर मिनिमम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, वही है। आप हमें अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और सरनेम व्हाट्सएप कर दे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। विद इन 24 आवर्स आपके नंबर पे वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसका एक मिनिमम चार्ज है 249, वो आप पेटीएम करके या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। ओके, तो सर का आपको वेट मत करिए, सर का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करें, किसमें उन्हें सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है 249 रुपीज़। मैं कह सकती हूँ इसे, तो आप मार्केट जाएंगे, एक कॉफी का कप आ जाएगा स्टारबक्स का वो भी महंगा है सर तो बहुत कम में आपको ये रिपोर्ट मिल रही है, तो आप अपने बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी के भी घर में कोई भी खुशी आने वाली है, किसी भी मेरी बहनों ने जिसने भी कंसीव कर रखा है, वो अपने बच्चे का नाम जब भी रखें तो वो एक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर चेक करवाएं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, इवन कई बार कई मैटरनिटी सेंटर्स हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट से, जैसे किसी भी फीमेल को उन्होंने डिलीवरी का डेट दिया, उसके आसपास की जो 2-4 डेट्स हैं पर्टिकुलरली, वो आप चेक करवा लें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स के अंदर बहुत कुछ है, नंबर और डेट कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप वो इवेल्युएट करा लो, वो कैलकुलेट करवा लो, वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, टैरो हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ आपको एक शील्ड दे देता है, ताकि जो भी आपके ऊपर कोई इशू आने वाला है उसका इम्पैक्ट कम होगा। जैसे अगर बारिश, मौसम खराब है, वेदर फोरकास्ट हो रहा है, बारिश होने वाली है, जैसे आप छतरी लेके बाहर जाते हो, आप नहीं भीगोगे लेकिन छींटे थोड़ी बहुत आएंगी। तो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है या न्यूमरोलॉजी है, कोई भी ऐसी जो सर्विसेज हैं जो आपके कल को सुधारने के लिए है, उसमें आप इसको एक एज ए शील्ड ही माने। ये प्रॉपर कोई आपको गाइडेंस या रेमेडी ऐसी नहीं है जो आपका लिखा हुआ काट सके। बिल्कुल एकदम सही बात कही। जो आपके कर्म हैं, जब श्री राम जी ने आके अपने कर्मों का भुगतान किया है, तो हम तो उन्होंने भी रावण को मारने के बाद बलूचिस्तान में माता हिंगलाज का मंदिर है, वहां पर तपस्या करी थी। उनका भी देखा जाए बहुत कष्टमय जीवन रहा।
पत्नी से वियोग हुआ, बहुत सारे लाइफ में उन्होंने कह सकते हैं कि राम जी की भी लाइफ में डे बाय डे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स रहे हैं, वैसे ही हर किसी की लाइफ में कर्म सबको भोगने हैं। बिल्कुल बहुत सही बात कही कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड है, एक मैप है जो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ता है, बस आपको एक सही रास्ता बता देंगे, निकलना आपको बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा नितिन सर, पहले तो आप यहाँ आए और बहुत अच्छे से आपने एक न्यूमरोलॉजी में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं, उनको पहले तो आपने क्लियर किया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और प्लीज जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आज हमने इस टॉपिक पे जो चर्चा की है ना, बहुत सारे लोगों ने आपको 1 से लेकर 9 तक बताया। आज जो हुई है बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे हमने आपसे बात की है, जो आप जनरली पूछना चाहते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम करती है। तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पॉडकास्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा पुश मिलता है, हम और अच्छा आपके लिए लेके आए। और सब्सक्राइब में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब आप प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे राधे।